डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू साउंड, ध्वनि से संबंधित हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का वर्गीकरण। ध्वनि का वर्गीकरण, और ये ध्वनि का वर्गीकरण हम किस आधार पे कर रहे हैं? बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पे कर रहे हैं। ध्वनि का वर्गीकरण फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के आधार पे कर रहे हैं। यहां से अपने पास क्या आ रहा है वो देख लीजिए। सबसे पहले आ रहा है अपने पास इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, अपश्रव्य ध्वनि। फिर उसके बाद आता है अपने पास ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, श्रव्य ध्वनि। उसके बाद आता है अपने पास अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, प्राश्रव्य ध्वनि। और उसके बाद आता है अपने पास हाइपरसोनिक साउंड। हाइपरसोनिक साउंड, अति प्राश्रव्य ध्वनि। ये क्लासिफिकेशन रहता है साउंड का। अब इसके बारे में देखिए, इसे नाम दिया गया है अपश्रव्य ध्वनि। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसकी आवृत्ति क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी तो ये रहेगी बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से भी कम। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी अबोव 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। और इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है अबोव 10⁸ हर्ट्ज। ये हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लेवल बनाया है। ये अपश्रव्य ध्वनि, ये श्रव्य ध्वनि, ये प्राश्रव्य ध्वनि, प्राश्रव्य ध्वनि, और ये अति प्राश्रव्य ध्वनि। अति प्राश्रव्य ध्वनि, ये अपने पास 4 पार्ट्स बने हैं। आपके माइंड में अगर सुपरसोनिक साउंड का रहा तो सुपरसोनिक साउंड नहीं, सुपरसोनिक स्पीड होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसके प्रोडक्शन की, उत्पादन की, कैसे ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले अपने पास अपने जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनका साउंड, या जो हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन है, उसकी ध्वनि कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती? इंफ्रासोनिक साउंड। दूसरा पार्ट आता है अपने पास कौन सा? वाटर वेव, जल तरंग। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती? इंफ्रासोनिक। तीसरा आता है अपने पास सीस्मिक वेव, भूकंपीय तरंग। सीस्मिक वेव, भूकंपीय तरंग कौन से साउंड प्रोड्यूस करेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड, अपश्रव्य ध्वनि पैदा करेंगे। और जो एक सींग वाला गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा, वो इंफ्रासोनिक साउंड की सहायता से, इंफ्रासोनिक साउंड की सहायता से कम्युनिकेट कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां से कि मानव के जो कान है, ह्यूमन ईयर कैन हियर ओनली, ह्यूमन ईयर कैन हियर ओनली ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, सिर्फ यही रेंज हम सुन सकते हैं। उसके बाद यहां से अगर मैं बात करता हूं तो बैट यानी कि चमगादड़, डॉल्फिन कैन प्रोड्यूस, ये क्या कर सकते हैं? बैट हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकती है, इसी की सहायता से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डॉग है, वो ऑडिबल भी सुन सकता है और वो अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन सकता है। अब सवाल बनता है कि सर ये तो नेचुरल प्रोड्यूस की जा रही है, अगर आपको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना है तो आर्टिफिशियली इन दोनों के लिए कॉमन मेथड यूज होता है।
पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी सहायता से हम हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक या फिर हाइपरसोनिक साउंड। सोनार सिस्टम में आप किसकी सहायता से प्रोड्यूस करते हो? पीजो इलेक्ट्रिक की सहायता से। चलिए, ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। इससे आगे हमें देखना होगा साउंड से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। तो हम जानते हैं कि अलग अलग मीडियम में साउंड की जो स्पीड रहती है वो डिफरेंट रहती है। उसके अलावा अलग अलग जो कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, उन सब पे अलग अलग रहती है। इसे हम समझते हैं दो पार्ट्स में। एक तरफ मैं बात करता हूं मीडियम की, माध्यम के अनुसार इसे समझते हैं, और एक तरफ मैं बात करता हूं फैक्टर की। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी स्पीड को इफेक्ट पहुंचाते हैं, कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो इसकी स्पीड को प्रभावित करते हैं। मीडियम में अपने पास आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड कितना रहता है? 0। क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और जितने भी मैकेनिकल वेव होंगे उन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत होगी। गैस में इसकी चाल मिनिमम रहती है, लिक्विड में एवरेज, और सॉलिड के अंदर मैक्सिमम रहती है। जैसे आप स्टील के अंदर मान के चलोगे ऑन एन एवरेज किसके लगभग 6000 मीटर पर सेकेंड, वही लिक्विड में वाटर के अंदर लगभग कितना, तो ऑन एन एवरेज। गैस के अंदर मैं बात करता हूं एयर की, तो एयर के अंदर आप जानते हो 332 मीटर पर सेकेंड। ये एक फिक्स वैल्यू ली है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये हमने देखा है कि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड तो सबसे ज्यादा रहती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। लेकिन अब फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से फैक्टर इसकी स्पीड को इफेक्ट पहुंचाते हैं, साउंड की स्पीड को। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, तापमान। दूसरा है अपने पास ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तीसरा है अपने पास प्रेशर। चौथा अपने पास डेंसिटी, घनत्व। पांचवा है अपने पास, यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे आप किस नाम से जान सकते हो? स्टिफनेस के नाम से, स्टिफनेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड है वो इस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां से हम एक एक पार्ट लेके चलते हैं। जैसे यह मीडियम का तो हमने देख लिया किस मीडियम में कितना है, अलग अलग फैक्टर कैसे इफेक्ट पहुंचाते हैं वो हम जान लेते हैं एक बार।
सबसे पहले मेरे पास टेम्परेचर, तापमान कैसे स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट पहुंचाता है इसके बारे में जानिए। सबसे पहला रिलेशन कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर T। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में इसकी वैल्यू लेनी है। किस यूनिट में लेनी है? केल्विन के अंदर। इसका मतलब यहां से आ रहा है कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। न्यूमेरिकल इसमें बेस्ड इजीली सोल्व हो जाएंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, कितने पे जाके स्पीड डबल हो जाएगी, तो यार 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, फिर यहां रखोगे, फिर यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जिससे V2 क्या हो जाए? ट्वाइस ऑफ V1। इस तरीके से। दूसरा रिलेशन क्या कहता है? Vt इज इक्वल टू V0 प्लस अल्फा T, और इस अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0.61। ये कहता है कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज्ड बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड। और यहां से भी हमें क्या दिखाई दे रहा था कि जैसे जैसे T की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे V की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन हमें दिखाई दे रहा था। इसके बाद यहां से एक रिलेशन और बन जाता है, Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T बाई 273 इसकी पावर हाफ। अब वो आप स्टेटमेंट देख लेना कौन सा आपको अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन ये बने कि 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड x है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? तो यहां से अल्फा की वैल्यू पुट करके जो V0 की वैल्यू दे रखी है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये है एट 0 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू दे रखी है, एट 0 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू दे रखी है वो आपको ऐड करना है। तो ये हम देख चुके हैं रिलेशन किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा। उसके बाद दूसरे फैक्टर पे आता हूं मैं, लेकिन दूसरे फैक्टर से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, डेंसिटी। तीन इक्वेशन है मेरे पास। पहला वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड, ये क्या आएगा अपने पास? अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये रिलेशन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और इधर वेलोसिटी ऑफ गैस गामा पी बाय डेंसिटी। अब ये तीनों रिलेशन क्या शो करते हैं? ये है अपने पास यंग मॉडुलस, ये है अपने पास बल्क मॉडुलस, और ये है अपने पास गामा होता है Cp बाई गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, ये वाला रिलेशन। और ये रहता है अपने पास प्रेशर, ये रहता है प्रेशर। और नीचे सबके क्या है अपने पास? डेंसिटी। नीचे सब में क्या है? डेंसिटी। यानी कि यहां से एक रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, स्पीड अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, इस तरीके से। यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी सेकेंड, डेंसिटी 1। और अगर इक्वल वॉल्यूम दे रखा है तो आप इसे किस तरीके से ले सकते हो? V1 बाई V2 अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1। ये मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी कम रहेगी अपने पास। और इसी पे बेस्ड आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से किस गैस के लिए स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम रहेगा, इन
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, निम्न में से किस गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम, स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, आपके ऑप्शन है हीलियम, आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, आपके ऑक्सीजन है ऑप्शन है CO2 और ऑप्शन ई दे रखा है SO2। आपने अगर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा है तो वहां पे आपको क्या दिखाई दिया होगा, आपको CO2 दिखाई दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या वो देखो, इसका मास 1, इसका मास 4, इसका मास कितना 14, इसका मास कितना 44 और इसका मास कितना 64। मास जिसका सबसे ज्यादा आएगा कैलकुलेट करने पे, स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम उसमें रहेगी, इसके बाद किस में आ जाएगा, इसमें, इसके बाद किस में, इसमें, और सबसे ज्यादा जो रहेगी इन सब गैस में से वो किस में रहेगी, हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ई। और अगर यहां आपको मैक्सिमम चाहिए थी स्पीड तो आंसर क्या रहता, हाइड्रोजन। तो ये था अपने पास डेंसिटी से रिलेटेड। अब यहां से आ रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी स्पीड ऑफ साउंड उतना ज्यादा रहेगा, या हम बात करें स्टिफनेस जितनी ज्यादा रहेगी स्पीड ऑफ साउंड उतना ज्यादा रहेगा। और स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा की अगर मैं बात करता हूं तो किन में, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी, सबसे ज्यादा रहता है डायमंड के अंदर, स्टिफनेस ज्यादा, यहां वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये सबसे ज्यादा किसके लिए आ रही है, डायमंड के लिए आ रही है। उसके बाद में बात करता हूं यहां से डायमंड के बाद आपके पास आंसर आएगा डायमंड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद निकेल हो गया, उसके बाद स्टील हो गया, उसके बाद आयरन हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपने जो क्वेश्चंस देखे होंगे उनका ऑप्शन हो सकता है स्टील दे रखा हो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं थे। अगर ऑप्शन में ये आपको मिलते हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा, डायमंड, फिर एल्युमिनियम, फिर निकेल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सीक्वेंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम इधर है और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो स्पीड क्या करिए, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, नीचे जा रहे हो तो स्पीड घट रही है। ये चीज आपने देखी थी। यहाँ पे आप डेंसिटी पढ़ चुके हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ चुके हो। हाँ, एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे ये माना जाता है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा और स्पीड भी सबसे ज्यादा सॉलिड में, तो वहां कंपैरिजन हो रहा है, जो स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में, वहां कंपैरिजन है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और यहां जब फैक्टर हम लेके चल रहे हैं तब कंपैरिजन कर रहे हैं सॉलिड का सॉलिड से, लिक्विड का लिक्विड से और गैस का गैस से, तब सही आंसर आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस की कंपैरिजन करोगे तो आपको डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है वहां पे, लेकिन अगर आप सॉलिड का सॉलिड से करोगे फिर डेंसिटी मायने रखती है। ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है अपने पास प्रेशर। प्रेशर की जब मैं बात करता हूं, सबसे पहले न्यूटन ने नियम दिया था V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी, लेकिन ये नियम अप्लीकेबल नहीं हुआ। फिर इस नियम को सिंथेसाइज करके, इस नियम को और अच्छे रूप में कन्वर्ट करके ये दिया है लैपलास ने, इसलिए इसे लैपलास करेक्शन का नाम देते हैं, इसलिए ठीक किया। अब गामा की वैल्यू की मैं बात करता हूं तो मोनो एटॉमिक गैस, एक आणविक जो अपने पास गैस रहते हैं, जैसे नोबल गैस है,
इनके लिए इसकी वैल्यू रहती है 5/3। द्विआण्विक डाई एटॉमिक के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए रहती है 7/5। और अगर मैं बात करता हूं ट्राई एटॉमिक में तीन या दो ऑप्शन बनते हैं। एक बनता है कि सीधी रेखा में अगर सारे जा रहे हैं मॉलिक्यूल, तो ट्राई एटॉमिक में जो गामा की वैल्यू है, और गामा क्या है अपने पास Cp/Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाली इक्वेशन है। तो यह लीनियर के अंदर सीधी लाइन में है तो यह आंसर आ जाएगा 9/7, और नॉन लीनियर है यानी कि ट्रायंगल की शेप में है तो यह आंसर आ जाएगा आपका 4/3। ये सारे आपको याद रखने हैं, याद रख सको तो अगर न्यूमेरिकल सोल्व करने तो इनको याद रख लीजिए, ये वैल्यू है। फिर प्रेशर बाय डेंसिटी। अब उसके बाद यहां फॉर्मूले को देख के लग रहा है कि प्रेशर जब चेंज करोगे तब स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, लेकिन प्रेशर में जितना चेंज करोगे डेंसिटी उतना ही चेंज होती चली जाएगी, और डेंसिटी चेंज होगी तो ओवरऑल नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी स्पीड ऑफ साउंड will increase। स्पीड ऑफ साउंड will increase। और यहां से एक चीज हमें दिखाई दे रही है, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी डेंसिटी ऑफ एयर, हवा का घनत्व क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। On increasing humidity decrease the density of air, हवा को हल्की कर देता है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए, यहां पे जनरली अपने पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन है कितना 14, कितना 16 मास, एक यूनिट किसके बराबर आ रहा है 30 के बराबर, और इसे रिप्लेस करेगा कौन H2O, कितना 2, कितना 16। जब आप 30 को 18 से रिप्लेस करोगे ओवरऑल कहीं ना कहीं वैल्यू में कमी आ रही है। तो यहां से हमें पता है ह्यूमिडिटी बढ़ने पे डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इको, गूंज या प्रतिध्वनि। गूंज या प्रतिध्वनि, इको के बारे में सुनिए क्या है। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, एक ही आवाज का बार बार सुनाई देना, वो क्या कहलाता है, गूंज या प्रतिध्वनि। अब यहां से देखिए, ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन, तो आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन पे आधारित, ध्वनि का परावर्तन। उसके बाद यहां से हम देखते हैं कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन इसके ऊपर लागू होती है। अब यहां से आप देखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स
एंड ऑब्स्टेकल, जैसे सामने कोई दीवार है तो ये कितने रहनी चाहिए? ऑन एन एवरेज 17 मीटर, 17 मीटर। मिनिमम टाइम इंटरवल, बीच में कितना टाइम आपको चाहिए कम से कम? तो ये रहेगा 1/10 सेकेंड। और सर ये आया कहां से है, अगर आपको वो जानना है तो अपने पास एक कंडीशन आती है परसिस्टेंस ऑफ ईयर, कान की परिसीमा, परसिस्टेंस ऑफ ईयर, कान की परिसीमा। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कितना रहता है ये 1/10 सेकेंड। कोई भी आवाज आपके कान पे कितनी देर ठहरती? 1/10 सेकेंड। यानी कि ये आवाज ईयर ड्रम, कान के पर्दे से लेके और सारा सिग्नल ट्रांसमिशन, सारा सब कुछ कितनी देर में कंप्लीट करते? 1/10 सेकेंड के अंदर। इसी दौरान अगर दूसरी आवाज आपके पास आती है आप नहीं पहचान पाओगे। तो ये चीज रहती है परसिस्टेंस ऑफ ईयर। अब स्पीड ऑफ साउंड को अगर आप मान के चलते हो नॉर्मली टेम्परेचर के ऊपर कितना 340 मीटर पर सेकेंड, तो 1/10 सेकेंड में कितना कवर कर लेगा? 1/10 सेकेंड में 34 मीटर कवर कर लेगा। और अगर आप यहां से बोल रहे हो ये इस तरीके से, तो ये 34 मीटर का आधा जाने में और आधा आने में, तो एक साइड कितना कवर कर रहा है? ये 17 मीटर। तो ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्या देखते हैं हम? ये कम से कम डिस्टेंस है। और कम से कम टाइम इंटरवल कितना चाहिए आपको? 1/10 सेकेंड। इको किस पे बेस्ड होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। इको होता क्या? एक ही आवाज का बार बार सुनाई देना। तो आपको इको और इको की कंडीशन कंफर्म होनी चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे इको लोकेशन।